बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं ज़ुहैर असदी। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं साजिद अली, ट्रेनिंग कोऑर्डिनेटर हैं ये GBRSP के GLOF2 प्रोजेक्ट के ट्रेनिंग कोऑर्डिनेटर हैं GBRSP में। इनसे पूछते हैं कि आज ये खपलू किस तरह तशरीफ़ लाए और यहाँ पे क्या क्या इवेंट्स हुए हैं और कौन कौन से प्रोजेक्ट पे यहाँ पे आगे आने वाले वक्तों में काम होता है। इसी हवाले से अब हम डायरेक्ट बात करते हैं साजिद साहब से। वेलकम सर, खपलू में आपको खुशामदीद आपको और शुक्रिया आपने टाइम दिया। आप बताइएगा सर कि आप लोगों को ये मॉक ड्रिल वगैरह और ये किस चीज़ के प्रोजेक्ट हैं और इसकी क्या अफादियत है। ज़ुहैर साहब, थैंक यू वेरी मच। आप यहाँ तशरीफ़ लाए आज हमारे मॉक ड्रिल में। आपने ख़ुद देखा आज की जो मॉक ड्रिल थी वो किस हवाले से थी। ये ट्रेनिंग्स का तसलसल जो GLOF2 प्रोजेक्ट में GBRSP ने स्टार्ट लिया है, पिछले साल सितंबर अक्टूबर में हमने स्टार्ट लिया था। हमारे पास आलमोस्ट गिलगित बल्तिस्तान के इनिशियल स्टेज में हमारा जो प्रोजेक्ट का फ़ेज़ 1 था उसमें हमारे पास कोई 7 सेलेक्टेड वैलीज़ थी जिस पे हमने मुख्तलिफ़ किस्म की ट्रेनिंग्स, मुख्तलिफ़ नौइयत की ट्रेनिंग्स करवाई थी और वो ट्रेनिंग्स टोटली हमारी कम्यूनिटीज़ की स्किल्स को इन्हांस करने के लिए डिज़ाइन की गई थी, जिसमें डिज़ास्टर से रिलेटेड थी और CBOs फॉर्मेशन के हवाले से थी, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रपोजल राइटिंग पे थी। इसी तरह हमारी 2 ट्रेनिंग्स और भी थी। इस दफ़ा जो हमारा नया जो GLOF2 का प्रोजेक्ट जो हमारा डिज़ाइन हुआ था उसमें 2 और ट्रेनिंग्स का इजाफ़ा किया गया था, जिसमें एक जेंडर डेवलपमेंट पे ट्रेनिंग जो अभी होनी है, जो इस कदम में हमने प्लान की हुई है, और एक ये मॉक ड्रिल चूँकि ये इवाकुएशन से रिलेटेड एक ड्रिल है, एक एक्सरसाइज है, एक सिनेरियो होता है जो हम क्रिएट करते हैं यहाँ पे कि इन केस ऑफ डिज़ास्टर अगर ग्लोफ हो जाता है तो वहाँ की कम्युनिटी इसको कैसे, इससे अपने आप को कैसे किसी महफूज मकाम पे अपने आप को मुंतकिल कर सकती है। इन ट्रेनिंग्स का तसलसल आलमोस्ट तमाम डिस्ट्रिक्ट्स में चल रहा है और ये होते होते आज हम खपलू में पहुँचे हैं। कल हमारी जो ट्रेनिंग ये हो रही थी वो करमंग में थी और आने वाले कल यानी टुमारो वी विल बी कंडक्टिंग दिस सेम ट्रेनिंग इन बारा। तो ये ट्रेनिंग्स अगेन मैं ये कहूँगा कि जो हमारी कम्युनिटीज़ जो इस डिज़ास्टर की जद में हैं, इस वक्त ग्लोफ की जद में हैं, उनको बचाव के तरीके सिखाना ताकि वो लोग इस काबिल हो जाएं कि अपनी जानों को बचा सकें इस ग्लोफ होने की सूरत हाल में। शुक्रिया सर। आप लोगों ने सुना कि यहाँ पे इस ट्रेनिंग की अफादियत ये होगी कि जो भी आबादी इस नाले किसी भी जगह पे जो नाले की और इनकी डिज़ास्टर की जद में है, उनको आज इन्होंने मॉक ड्रिल यानी कि वो ट्रेनिंग करवाई कि उससे कैसे बचा जा सकता है और उस टाइम पे अपने असाब पे काबू रख के आपने किस तरह अपने काम को, अपने सलाहियतों को बरवकार ला कर सर अंजाम देना है। तो इसके साथ ही नाज़रीन मैं इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। खाचो खड़ना, छू खड़ना, बांटा खड़ना या फलू खड़ना जो भी हो बिता ठीक है। बस ये आप यू खा या में और यू बस लापो इसको गोपा दिला खे साताम जैसे खे मिताम इन सिर्फ दिखे आप या सन दी लापो यू बस ना जो छोंज थुर में दी सही बस थाम से आपने गुत वाले चुप और जस्ट दिका 5 दफ़ा यू खा दी रेट के हड्डी बिल्कुल थंगार दे 1 2 यू को त्यान यू बस आगे यू बस नन मिनान मिनेगा यू आगे तरफ लतिया समझे 1 2 3 4 5 यो दफा इस बेंदे दो बस माबिन अगर 28 दिन फुफाई न दे दिका नन नसा शो बंदी उंगली चिक पी के दे यू बस दिके थाम से आखने यू करसना दिके नन नसा शो बंदी अगर दिला आपको यति राइट ता ट्रांग आपको ज़्यादा इस्तेमाल बना दी यू बस ठीक बस जो स्टेबल है आपने यू थ्रू योर ना दिका जिमो सा खतरा हो जखम गए यू बस या सना दिका दी जो दिके यहाँ दिके थ्रू जो है तुम्हें इतने नन में जो है का दी उसको आखिरी सोच दी खन्ना नहीं लापा चिक पिका अगर 28 दिन पर ज़्यादा ही ना लापा इस पे सामने नहीं छोड़ने बस 2-3 दफ़ा ना दे खूब यूँ सो मंदी करना यू बस माबियो ना यू बस अगर जो हो ज़्यादा 1 साल पर से 2 साल पर से गेन उठाई नहीं बस थामी इस दाम से न दे यू बस ने जो दिला को दी तासना यू बस दू ना नसा छोड़ बस 1 2 3 जरे ना ना सही बस तेज ना बस ना नहीं यूँ बढ़ गया है बच्चा तो उसका तरीका अलग है। उसको कहते हैं एब्डोमिनल थ्रस्ट देना होता है उसको और बैक ब्लोस देना होता है। कोई एक आगे आ जाए, मैं उसको टेक्निक्स करके दिखा देता हूँ प्रैक्टिकल क्या करना है। अभी आ जाए, ठीक है। खुदा ना खास्ता किसी के गले में कुछ फंस गया तो कुछ निशानियाँ आपको नज़र आएंगी। कुछ कैसे होगा
उसके आंखें यूं बड़े होके बाहर आएंगी, 4 करेगा आंखें, और आंखों से आंसू आएंगे, और यूं उसका मुंह करता हुआ रहेगा, कुछ बोलने की कोशिश करेगा या खांसने की कोशिश करेगा, ना खांस पाएगा ना बोल पाएगा। ठीक है, तो समझ लेना कि वो बंदा चोकिंग का शिकार है, उसके गले में कुछ फंस गया है, फंदा हो गया है। तो समझ लेना कि उसको अभी क्या करना है। उसके स्किन का कलर बिल्कुल ब्लूइश होगा और उसके होंठ खुश्क हुए होंगे। समझ लेना कि अगर इसके साथ चोकिंग हुआ है तो उस बंदे को पहले खड़ा करे, खड़ा करने के बाद दोनों टांगे उसको मिला ले, मिलाने के बाद एक टांग उसके टांगों के आगे रखे, रखने के बाद इसके जो टांगे हैं उनको लॉक करे। ऐसा ना हो कि आप पीछे से ब्रेक ब्लोस दो और ये बंदा कहीं आगे दीवार पे गिरे, कहीं चेयर पे गिर के सर फोड़े। इसलिए इसको लॉक करने के लिए टांगे मिलाए, और टांगों को लॉक करने के बाद बिल्कुल पेट के सामने से बाजू गुजारना है। गुजारने के बाद इसको झुकाओगे तो इसके मैदे पे प्रेशर पड़ेगा, स्टमक पे प्रेशर पड़ेगा, ये झुक जाएगा। झुकने के बाद यहाँ पे इसका बैक ब्लूस, ये ऐसे नहीं मारना है, ठीक है, और मुट्ठी भी नहीं मारनी है। जिस तरह रंदा मशीन नहीं चलाते हैं, आप लोगों ने देखे होंगे, इस तरह जोर से थपकी लगा के आगे निकालना है। 1 2 3 4 जोर से 5 तक मारे। ऐसा नहीं कि आपको मजा आ रहा है मारते जा रहे हो, वो कब का निकल चुका है। ठीक है, 5 दफा ट्राई करे, निकल गया गुड, नहीं निकल गया कॉम्प्लिकेटेड इशू है। और स्पेशली याद रखिएगा, अगर चोकिंग पार्शियली है तो इसको सांस लेगा कहीं पे, ये हल्का सा भी सांस लेगा तो इसके आंखों पे आंसू नहीं आएंगे, ये हु आवाज़ नहीं करेगा। पार्शियली ब्लॉक, अगर कंप्लीटली ब्लॉक हो गया तो समझ लेना कि वो सिम्टम्स आ गए हैं, आपको फर्स्ट एड करना होता है। ना कि इसी जगह पे पट्टी करनी होगी, जिस जगह पे टूटा है उस जगह पे नहीं बांधोगे, बल्कि इधर से आगे इस साइड पे उस जगह को खाली रखोगे जहाँ पे हड्डी टूटा हुआ है। ये उस हड्डी को, जो टूटा हुआ हड्डी है, उसको बेहरकत कर लेता है। जब वो हड्डी चलते हुए ये बंदा हिलाएगा या झुलाएगा तो उस वक्त टूटे हुए हड्डी ऊपर वाले हड्डी से टच करेगा तो ये पैनिक होगा, इस बंदे के लिए तकलीफ ज़्यादा होगा। तो उस हड्डी को बेहरकत करने के लिए ये हिले ना, इसलिए सेप्लिन लगाते हैं। तो मैं इसको सेप्लिन लगा के फिर यहाँ से आगे सर्च एंड रेस्क्यू का मैं लेक्चर कंटिन्यू कर देता हूँ। याद रखिएगा सेप्लिन का, इसका जस्ट इमेजिन करें कि ये क्लोज फ्रैक्चर था, अंदर से कहीं पे हड्डी टूटा हुआ था, यहाँ पे थोड़ा उपरा हुआ था। ठीक है, मैंने टच किया, नरम सा था इसका स्किन। फिर मैंने इसको कहा यार अपने पाँव की उंगलियाँ हिलाओ, तो इसको उंगलियाँ हिलाने में दिक्कत हो गई। तो मैंने कहा कि यार ये क्लोज फ्रैक्चर है या ये क्रैक है या ब्रेक है, मुझे नहीं पता, आप एक्सरे कर लें। अभी मैं आपको रिलैक्स तरीके से बगैर हिलाए इसको हॉस्पिटल लेके जाऊँगा। तो इसको ये लगाना है, इसके दोनों सिरे आपको लॉक करना होगा। कोई भी कपड़ा आपको अवेलेबल होता है उसी कपड़े को गुजारे सिरे लॉक करने के लिए। अब ये मैंने बैंडेज कर लिया, किस चीज़ का? क्लोज फ्रैक्चर का। अब मुझे इसको रेस्क्यू करना है। यहाँ से आगे चलते हैं रेस्क्यू एंड सर्च का। अब मैं अकेला था, ठीक है, मेरे दोस्त के टांग में ये प्रॉब्लम हो गया, मुझे इसको लेके जाना है। तो मैं इसको कैसे लेके जाऊँगा? मैं इसको कहूँगा यार इस पाँव को भी आगे ले आए थोड़ा, ठीक है। तो मैं, याद रखिएगा, कोई भी चीज़ आप रेस्क्यू करते हैं, कोई भी हैवी चीज़ आप उठाते हैं, ठीक है, कोई भी चीज़ उठाते हैं तो उसको उठाने का तरीका, उसका साइड वाला टांग हमेशा ज़मीन में होनी चाहिए, ये लाइक दिस। इसी तरीके से आपका जो ग्रेविटी है बॉडी का वो बैलेंस होती है, मेंटेन होती है, ठीक है। इसी तरीके से रेस्क्यू करना होता है। अब इसका साइड वाला टांग मुझे ज़मीन पे रखना होगा। रखने के बाद इसका हाथ पकड़ के मैं अपने गर्दन में ले आऊँगा और इसका यू साइड से हाथ रखूँगा। रखने के बाद उसको कहूँगा इस हाथ पे थोड़ा फोर्स डाल के आप खड़े रहें, इस पाँव पे नहीं, इस पाँव पे थोड़ा फोर्स डाले, वज़न डाले, खड़े रहे, इसको हवा पे ही रखे, उधर वज़न डाल के खड़े रहे, खाना है और सर को थोड़ा पीछे करना है। जब ऐसा करके आप मुंह में फूंकोगे तो वो उसके फेफड़ों तक नहीं पहुंचेगा। फिर इसीलिए थोड़ी को ऊपर करना है यू, ये देखें, यू करने के बाद नोस्ट्रिल्स पकड़ना है, पकड़ने के बाद 5 दफ़ा फूंकना है। 1 2 3 4 5 दफ़ा फूंकने के बाद
इस बच्चे का नेपल टू नेपल एक हर्फी लाइन खींचे, करने के बाद उसको क्रॉस करेंगे तो ये बिल्कुल स्टेनम के ऊपर अपना हाथ रखे। रखने के बाद अगर आप कमज़ोर है, ठीक है, आप इस बच्चे के पसलियाँ नहीं दबा सकते एक हाथ से, तो आप दोनों हाथ इस्तेमाल करें। अगर बच्चा थोड़ा मासूम है, कमज़ोर है, आप एक हाथ इसके लिए काफ़ी है आपका, तो एक हाथ से ही स्टार्ट करें, लाइक दिस, ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 25 26 27 28 29 30। 30 दफ़ा करने के बाद फिर रुकना है, 2 दफ़ा इसके मुंह में, फिर कोई कपड़ा आगे रखना है, 2 दफ़ा फूंकना है, ठीक है। मास्क पहना है, गुट नहीं पहना है, कोई साफ चादर कोई कपड़ा इसके मुंह के आगे रख के 2 दफ़ा फूंकना है। फूंकने के बाद दोबारा 30 से आगे स्टार्ट करो, 31 32 33 करके 60 पे पहुंचोगे। 60 पे पहुंचने के बाद दोबारा इसके नाथने बंद करनी है, मुंह में कोई कपड़ा रख के 2 दफ़ा फिर फूंकना है। फिर 61 से आगे स्टार्ट करोगे, 62 63 करके 90 में पहुंचोगे। 90 पे पहुंच के दोबारा 2 दफ़ा मुंह में फूंकना है। यानी 1 मिनट के अंदर इस रिदम पे चले, इतनी तेज चले कि 1 मिनट के अंदर आपको 90 दफ़ा इसका सीना दबाना है, और 5 दफ़ा पहुंचते ही मुंह में फूंकना है, फिर बीच में 2 दफ़ा फूंकना है 30 पे, फिर 60 पे फूंकना है, फिर 90 पे दोबारा फूंकना है। यानी 1 मिनट के अंदर इतनी जल्दी में करें, और एक ही रिदम पे चले, कभी तेज़ कभी कम, कभी तेज़ कभी कम नहीं करना है, एक ही रिदम पे चले। जस्ट इमेजिन, ऐसा नहीं करना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, नहीं, नींद आ गई, सो गए, नहीं, एक ही रिदम पे, ठीक है। जल्दी जल्दी करना है और एक ही रिदम पे जाके 90 तक पहुंचना है, कभी तेज़ कभी कम नहीं करना है। ये प्रॉपर CPR का तरीका है। फिर दूसरा साइकिल स्टार्ट करें, फिर तीसरा साइकिल स्टार्ट करें, 6 से 8 मिनट आपके पास है, ठीक है। अगर इस तरह CPR से सारे ज़िंदा होते तो हमारे पास टाइम लिमिटेड इसलिए होता, अगर CPR से सारे ज़िंदा होते तो आज हम सारे कब्रें खोद के सारों को CPR करते, ठीक है। इसका पार्टिकुलर टाइम इसलिए होता है कि इसके बाद पॉसिबिलिटीज़ नहीं होती है। क्लियर कर पाएंगे इंशाल्लाह। अब चलते हैं एडल्ट